सेकेंड चैप्टर है क्लास 10 आईसीएससी फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी और पावर तीनों आपस में एक दूसरे से तीनों आपस में रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। कॉन्सेप्ट की बात हम ये करेंगे कि वर्क का जो कंप्लीट लेक्चर है वो हम ऑलरेडी एक क्लास में ले चुके हैं, वो हम कमेंट बॉक्स में टैग कर देंगे। वहां से वर्क का जो कंप्लीट डिटेल है वर्क का भी और एनर्जी का भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिटेल स्टडी है विद एक्सप्लेनेशन वो ऑलरेडी 2 क्लासेस में अलग अलग है, वो हम टैग कर देंगे या आप देख सकते हैं उसको सर्च करके। क्लियर? यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और वर्क क्या है और उसका एनर्जी में क्या रिलेशन है वो हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल स्टडी के लिए आपको वो वाला क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। वर्क क्या है? वर्क के बारे में समराइज कर रहे हैं। इफ एनी फोर्स डिस्प्लेस or tends to displace when acted upon a body यदि if any force displace or tends to displace when acted upon a body then work is said to be done. Work is said to be done. यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को वो फोर्स जो है, अच्छा यहाँ पे टेंस टू वर्ड आपको हटाना पड़ेगा, टेंस टू हटानी पड़ेगी क्योंकि बताएंगे क्योंकि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स ने उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उस बॉडी में उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कि कोई भी चीज यहां पे रखी है, बोर्ड रखी है, बोर्ड को हमने उठा के यहां से यहां रख दिया, इसका मतलब इस बोर्ड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और यदि फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। हालांकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। यदि हम इस दीवार पे धक्का दें, सुबह से शाम तक धक्का देते रहे, थक हार जाए, बॉर्नवीटा पीना पड़े, कॉम्प्लेक्स पीना पड़े, कंप्लेन पीना पड़े, कुछ भी पीना खाना पड़े, हम इस दीवार पे धक्का दे के थक जाएं, लेकिन फिजिक्स ये कहेगी कि आपने वर्क नहीं किया क्योंकि हमारी धक्का देने से इस दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्लियर? यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से यदि वह फोर्स की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो ये मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मानते हैं कि वर्क हुआ। फिर से एक लाइन का डेफिनेशन है, फिर से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से, दिमाग में एक एक करके ये बैठाते जाना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, चेयर ले लेते हैं ना, यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, चेयर ले लेते हैं। चेयर दिख रही है? हाँ, तो ये मान लीजिए कि चेयर है। अब ये चेयर है, ये हमारे लिए क्या हो गई? एक ऑब्जेक्ट हुई। यदि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से, हमने फोर्स लगाया और ये चेयर मूव कर गई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्प्लेस हो रही है। पहले यहां थी, फिर कहां चली गई? यहां चली गई। तो ये कहा जाएगा कि वर्क हुआ। क्लियर? यानी कि यहां से इधर फोर्स लगाते इसको अपनी जगह पे पहुंचा दी। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। क्लियर? ये हमारी डेफिनेशन। अब देखिए, कंप्लीट स्टडी द प्रीवियस वीडियो। नाउ
वर्क की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली होती है वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस। मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया F, और इस फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां से यहां चली गई, और इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया S। इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं इधर से F, क्लियर। इस फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गई, जैसा भी चेयर हमारी इधर से इधर पहुंच गई, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गई, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, हमने सपोज किया S, तो वर्क W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, S का मतलब डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर, और इसी को बोलेंगे जूल। क्या बोलेंगे? जूल। न्यूटन मीटर और जूल। कंप्लीट जूल क्या डेफिनेशन क्या होगा? अर्ग होती है। सीजीएस सिस्टम जो होती है वो अर्ग होती है वर्क की। एमके सिस्टम में हम इसको जूल बोलते हैं। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, जो दोनों की डेफिनेशन बनती है, वो आप पुरानी क्लास में एक बार देख लीजिएगा, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है कि मान लीजिए कि कोई ऐसे प्लेन रखा, ऐसा हो सकता है ना, पहाड़ वहाड़ तो कुछ इसी टाइप होते हैं। मान लीजिए यहां से पहाड़ शुरू हो रहा है, तो पहाड़ ऐसे तो शुरू होता है, ऐसे 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 करते ऊपर चला जाता है। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ए बी सी मानने में क्या जा रहा है, ए बी सी मान लेते हैं। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, सबके घर के बाहर सीढ़ियां होती हैं, और सीढ़ियों के अलावा एक जो होता है स्लोप होता है, ऐसे होता है। कोई गाड़ी चढ़ानी हो, टू व्हीलर हमको चढ़ानी है, तो टू व्हीलर हम नीचे जमीन पे खड़े होके, और जब टू व्हीलर पे बल लगाते हैं तो वो सीधे नहीं जाता ना कि घर और तोड़ के बाहर चला जाएगा, नहीं, वो उस स्लोप पे कैसे चलता है, ऐसे चलता है। स्लोप लगा हुआ है, यहाँ पे आप गाड़ी में फोर्स देंगे तो स्लोप पे ऐसे चलता है। तो यदि यहाँ पे कोई स्लोप रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इधर जा नहीं सकता है, इधर कुछ रहने जाने को है नहीं, तो ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेसमेंट करेगा, इधर की तरफ। तो यदि यहां से ए था, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट करते करते यहाँ पे पहुंच गया, क्लियर। और इसके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। किसके बीच का? फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, क्लियर। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, फोर्स आपने इधर को लगाया, इधर लगाना है फोर्स, आप ऐसे कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये, और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का ये एंगल देखिएगा, ये जो दिख रहा है, ये दोनों के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो कितना है, थीटा। यानी कि फोर्स के लगने का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन, फोर्स के लगने का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर फोर्स इधर लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां पहुंच गया, इनके बीच का एंगल यदि थीटा है, तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि ये नहीं वाला कहां से आ गई, अभी तो आपने कहा था कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे। लेकिन एक चीज आप मिस कर गए, यहीं पे आप लोग थोड़ी सी ध्यान नहीं देते हैं, एक चीज उसमें क्या हो गई, मिस हो गई। कौन सी? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन एक शब्द हमने वहां पे और कहा था कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हुआ, रट्टा मार लीजिए, वर्क इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है।
तो क्लियर है। तो यहां फिर से समझिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां था, इसमें फोर्स हमने इधर लगाया, ऑब्जेक्ट यहां के यहां पहुंचे। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल, यहां से लेके यहां तक, टोटल इस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, क्योंकि यहां पर वेक्टर क्वांटिटी की बात है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क की डेफिनेशन होती है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन आगे क्या लिखा है? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ऑब्जेक्ट जब यहां पे है आपका, तो फोर्स इस पे किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो किधर लेंगे? इधर, इस डायरेक्शन में लेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है? यहां पे। यदि फोर्स की डायरेक्शन में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी ट्रेवल की? ये। हकीकत में ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की, ये वाली, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में इसने कितनी ट्रेवल की? ये। यदि ये ट्रायंगल है, यदि ये ट्रायंगल है और ये थीटा है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, BC, ABC, सॉरी AC निकालनी है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो आपका बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? S cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये S है, ठीक है, ये S है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? S cos थीटा। और वर्क की जो फार्मूला निकल के आएगा, जो यूनिवर्सल फार्मूला है, ये जो फार्मूला निकलेगा W इक्वल टू F इंटू S, वो इसी से डिराइव होकर निकलेगा, अभी हम बता रहे हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा FS cos थीटा। अब हो गया W इक्वल टू आपका F इंटू S इंटू कॉस थीटा, यानी कि जो कार्य डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स, वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डिपेंड ऑन डायरेक्ट एंगल बिटवीन, एंगल किसके किसके बीच का? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब आगे, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कि, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। यदि आपने इस पे फोर्स लगाया इधर, फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर, और ऑब्जेक्ट सीधे यहां से पहुंच गया यहां। क्लियर है? ऑब्जेक्ट में फोर्स किधर लगा रहे हैं आप? इधर, और जा किधर रहा है? इधर। तो फोर्स की डायरेक्शन ये और इसके जाने की भी डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। फोर्स भी इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, तो ये तो पैरेलल हो गया। पैरेलल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है? 0 डिग्री। यानी कि यहां पे जो होगा W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका F इंटू S। यानी कि यदि ऑब्जेक्ट जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर ही मूवमेंट कर रहा है, तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू S। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? यदि आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स इधर लगाया और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। क्लियर? फोर्स आप इधर लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अब कहेंगे ये कौन सी बला, ये कभी होगा ही नहीं जीवन में, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम फोर्स इधर लगाए और ऑब्जेक्ट सीधा चले जाए। अरे बिल्कुल होगा। कूली जब सामान लेता है सर पे, फोर्स किधर लगाता है? ऊपर की तरफ। हमने सर पे रखा हुआ है कोई सामान, फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ। और चल किधर रहे हैं? सामने की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन ये और चलने की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यदि फोर्स इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट सीधे इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। उस केस में W इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इंटू S इंटू cos 90, यानी कि W इक्वल टू F इंटू S इंटू 0, यानी कि W इक्वल टू 0। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट
पे कोई फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के लगने के 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उस केस में ऑब्जेक्ट में जो टोटल वर्क होगा जो कि कितना हो जाएगा, 0 होके जाएगा। केस नंबर 3 क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट पूरा उल्टा इधर आ गया, फोर्स आपने इधर लगा, ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां आ गया, क्लियर। तो ये इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस इंटू cos 180, यानी कि वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस FS। यानी कि यदि आप फोर्स लगा रहे हो और वर्क जो होता है कंप्लीटली 180 डिग्री के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाता है, निगेटिव। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में वर्क 0 होगा, किस केस में वर्क निगेटिव होगा, तो आप इसको आप समझ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। फोर्स के बारे में पढ़ लिया हमने और वर्क की डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें हमने जान ली। अब वर्क के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें जो पढ़ना है, दैट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने अभी बताया था आपको कि किसी भी चीज को समझने के लिए आप या तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करिए या बॉटम अप अप्रोच फॉलो करिए। इस हेडिंग को सिर्फ देखना है आपको ध्यान से, और ये हेडिंग आप यदि आप ठीक से देखेंगे, इसको हेडिंग को देखने में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो रादर देन मैं एग्जामिनेशन के लिए आपको टिप्स देना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन में कभी भी आप क्वेश्चन को देखते उसके सॉल्यूशन की तरफ ना भागिए। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाइए। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन को देखते ही जब हम आंसर को ढूंढने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर हम गलत निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को हमने ठीक से पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा था, हम आंसर में कुछ और लिख के चले आए, तो बाद में हमें अफसोस होता है। इसलिए क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, पूरी तरीके से पहले ये समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग देना अपना आंसर दीजिए। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आप इधर से फिर से चलिए, तुरंत समझ में आता है। ग्रेविटी क्या है, ये ग्रेविटी बोलिए, यहां से यहां तक फोर्स ऑफ ग्रेविटी करिए, दोनों बात सेम हो जा रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये होता है कि अर्थ के पूरे एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि ये पेन है, यहां पे न्यूटन का एग्जांपल सुना होगा कि न्यूटन बाग में लेटे थे और सेब गिर गया, तो उन्होंने ग्रेविटी की इन्वेंशन किया था। तो ये यदि यहाँ पे मार्कर है, इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर नहीं जाता है, ये कहां जाता है, नीचे जाता है। तो सवाल मन में आता है कि ये जो हमारा ये मार्कर है, ये नीचे क्यों गिरता है, ऊपर भी जा सकता था। तो अब एक चीज दिमाग में आप ये कह सकते हैं, गिरती तो कोई चीज नीचे ही है, लेकिन ये तो हमारे दिमाग में तब है जब हम रोज किसी न किसी चीज को नीचे गिरते हुए देखते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे? तो अब हम हैबिचुअल हो गए हैं चीजों को गिरने के बाद उनको नीचे जाते देखते हुए। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है, अ क्वेश्चन कम टू आवर माइंड देन कि ये मार्कर यहां से छोड़ने के बाद इधर भी जा सकता था, कोई जरूरी नहीं कि इधर जाए। क्यों जाता है? इसलिए कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। किससे खींचती है? एक फोर्स से खींचती है, और उसी फोर्स को जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? Force of gravity is the force by which Earth attracts any object towards its center. अपनी तरफ जिस फोर्स से
अट्रैक्ट करती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और अर्थ की ये जो फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी है, द वर्च्यू, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट towards its center, and the force by which the earth attracts any object towards its center is called force of gravity, or it is also called gravitational force। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है, और ग्रेविटी को दिमाग में क्या रखना है? अर्थ। यानी कि अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को आप बोल दीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब टॉपिक में अगला है वर्क डन, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो काम करना पड़े, that is force of gravity, the work done by the force of gravity। now try to understand it। क्या है try to understand में हम ऐसे समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पे बात कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे समझते हैं, इसको आप मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, इसको हम अर्थ का सरफेस मान रहे हैं, और यदि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, और क्लियर, यदि यह अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मार्कर ना दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसके लिए एक यूज करते हैं बॉटल का। ये हमारा अर्थ का सरफेस है। क्लियर? इसको अर्थ मान लीजिए ना, मानने में कुछ आता थोड़े, मानते हैं कि अर्थ है, मान लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये यदि हमारा अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे ये बॉटल रखी हुई है, तो इस बॉटल अपने आप यहां से उठ के ऊपर चली नहीं जाएगी। इस बॉटल को जब हम ऊपर उठाएंगे तो ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स लग रहा है जो वो किसी की अपोजिट लग रहा है। किसके अपोजिट लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉटल ऊपर जा रही है, तो जैसा कि हमने बताया कि इस बॉटल को यहां पे अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। कहां? अपनी तरफ। तो अर्थ इसको इधर अट्रैक्ट कर रही है, और हम इसको ले किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में हमें इस बॉटल को ऊपर ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगेन समझिए, यदि ये अर्थ का सरफेस है, यहां पे ये बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो जब बॉटल को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो अर्थ की सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, और इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हमें बॉटल को कहां ले जाना? ऊपर। यानी कि हमें अर्थ की अपोजिट में एक वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को हम बोल देंगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी तरीके से यदि ये बॉटल यहां रखा हुआ है और इसको छोड़ देंगे तो ये बॉटल सीधे आके यहां गिरेगा। यानी कि इस बॉटल पे एक वर्क हुआ। क्या हुआ? वर्क हुआ, और उस वर्क के कारण ये बॉटल यहां से सीधे यहां आके रुका। किसने वर्क किया? अर्थ के फोर्स ने। किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां पे अर्थ का सरफेस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और यहां से अर्थ के सरफेस की हाइट है h। तो इसका जो मास m है, तो इसका वेट कितना हुआ? W इक्वल टू mg। और वर्क इक्वल टू होता क्या है? वर्क इक्वल टू होता क्या है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो या डिस्टेंस हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट यदि यहां से छोड़ा जाएगा तो ये कहां इसको आना है? यहां अर्थ तक आना है। तो यहां से यहां के बीच की हाइट कितनी है? h। तो h है तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, और फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे? mg इंटू h। यानी कि ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg
एच। क्लियर? ये फोर्स तब हुआ जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था और ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? यानी कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, इन दैट केस द वर्क विल बी इक्वल टू mgh। लेकिन इसका जो दूसरा एग्जांपल है, जैसा अभी हमने दिया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के h हाइट तक ले जाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास यानी कि द्रव्यमान m है, यहां से यहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। किसके अपोजिट कार्य करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करना पड़ेगा। अगेन यहां से यहां तक ले जा रहा है, हाइट कितनी है? h। w इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इंटू एस। f की जगह पे क्या लिखेंगे? मास m है तो mg, और s की जगह पे क्या लिखेंगे? mgh। यानी कि ऑब्जेक्ट को इस हाइट से यहां तक नीचे आए या यहां से ऊपर h हाइट तक ले जाया जाए, दोनों ही केस में वर्क डन W should be equal to mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height from the surface of earth। बस फर्क इतना है कि ये mgh पॉजिटिव होगा और ये mgh नेगेटिव होगा। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, इन दैट केस वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव mgh। केवल mgh को लिए कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। और जब अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने हैं, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना पड़ रहा है, इन दैट केस वर्क डन विल इक्वल टू माइनस mgh। तो ये क्या था? ये था वर्क डन by the force of gravity। अब आपका नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। एक जो दूसरी क्लास है, इसके पहले उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें वर्क और उसके यूनिट के बारे में कंप्लीट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, वहां से आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे चूंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो इसको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, लेकिन आप डिटेल स्टडी वहां से पढ़ के देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए। तो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इक्वल टू कितना होता है? F इंटू एस। क्लियर? वर्क इक्वल टू एफ एस हो गया। F की यूनिट क्या है? F क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट न्यूटन। S क्या है? डिस्टेंस की यूनिट मीटर। किस सिस्टम में? MKS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। जितनी बार किसी भी चीज को पढ़िए उतनी बार उन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, उनको रिवाइज मारते रहिए दिमाग में, तो आपको अगेन बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूनिट ऑफ वर्क निकालना है, बहुत सिंपल, सब कुछ भूल जाएगा, कोई फिजिक्स नहीं आती। यूनिट ऑफ वर्क निकालना है, करेंगे क्या? यूनिट ऑफ वर्क तो पहले, सबसे पहले किसी चीज की यूनिट निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है? W इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर? अब यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एकदम ये रामबाण है, किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो तो ऐसे करेंगे। यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। किस सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम होता क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। जूल महोदय भी एक साइंटिस्ट थे, उनको भी थोड़ा सा याद कर लिया जाए। तो यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू न्यूटन मीटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड जूल। अब 1 जूल वर्क मतलब 1 न्यूटन मीटर। अब 1 जूल वर्क किसको कहेंगे? 1 जूल वर्क किसको कहेंगे? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्लियर दिमाग में? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यानी कि न्यूटन क्या है? फोर्स है। मीटर क्या है? डिस्टेंस है। जूल क्या है? वर्क है। यानी कि
वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, कार्य को 1 जूल कहा जाएगा। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का बल लगाने से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम ये कहेंगे कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे 1 जूल का वर्क किया। क्लियर? जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, सबके पहले 1 लगा दिया, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्लियर है? अब क्या है, 1 जूल को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए दिमाग में फिर से बहुत सिंपल, न्यूटन ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या वर्क है, यानी कि वर्क कितना है, देखिए यहां से वर्क कितना है, 1 जूल है। क्लियर? कब? जब फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। 1 जूल इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब सबके सामने 1 जूल क्या है, ये तो वर्क है। ये 1 न्यूटन क्या है, ये फोर्स है, और ये मीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। अब डिफाइन करना है, आप सबको आपस में कोरिलेट करिए, यानी कि 1 जूल का वर्क तब हो रहा है जब फोर्स 1 न्यूटन का है और डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। बस इसी को एक पैराग्राफ में डाल दीजिए कि 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल वर्क, 1 जूल काम हुआ ये कहा जाएगा जब 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए। यानी कि यदि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 1 न्यूटन का बल लगाया और इसको 1 मीटर यानी कि 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे 1 जूल का वर्क हुआ। क्लियर? सिंपली इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम याद करिए क्लास 9 चैप्टर 1। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में याद करिए डाइन, चुड़ैल वाला डाइन नहीं, डाइन वाला डाइन। इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 अर्ग, यानी कि 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। डेफिनेशन आप खुद निकालिए, जैसे इसकी पहले वाली डेफिनेशन में निकाली थी। क्या करना है, 1 अर्ग इक्वल टू क्या है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 अर्ग क्या है, ये हमारा वर्क है। 1 डाइन क्या है, डाइन क्या है, 1 ये फोर्स है, और सेंटीमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। यानी कि एक डाइन का फोर्स लगाने पे यदि डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर का हो रहा है, देन वर्क इज सेड टू बी डन इक्वल टू 1 अर्ग। यानी कि 1 अर्ग इज द अमाउंट ऑफ वर्क when the force of 1 Newton displace any object by 1 सेंटीमीटर। 1 डाइन का बल लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर, एक दीवार है, दीवार पे धक्का मारिए, उसको 1 सेंटीमीटर खिसका दीजिए, और आपने यदि फोर्स कितने लगाया था, 1 डाइन का, तो कहा आपने 1 अर्ग का आपने काम कर लिया। क्लियर? खत्म। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है एनर्जी। अच्छा, एक चीज और पढ़ लीजिए, W इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस। क्लियर है? S इक्वल टू कितना होता है, S क्या है, डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, अच्छा छोड़िए इसको, अभी ये देखते हैं एनर्जी। एनर्जी का भी कंप्लीट डेफिनेशन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ेंगे। अगेन रिक्वेस्टेड टू सी द लास्ट वीडियो ऑफ एनर्जी, और वहां से देखने के बाद आप इसको देखिए। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
जैसे कि यदि मैं बोर्ड यहां से उठा के और यहां तक ले आ पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी है। अब एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा इस बोर्ड को नहीं उठा पाया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस बच्चे के पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितना कि इस बोर्ड को यहां से यहां तक लाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब होता क्या है? हकीकत में होता यह है कि वर्क और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ये यहां पे रखा हुआ है। अब इस पे हमने मान लीजिए कि वर्क किया, यानी कि फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया और ये मान लीजिए कि चल के यहां से यहां तक पहुंच गया, क्लियर, तो यानी कि जब फोर्स लगाया और ये चला यहां से यहां तक, इसमें क्या हुआ? कार्य हुआ। तो इसके पास यहां से यहां तक चला गया, तो यहां पे कोई एनर्जी है, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? W के, यानी कि वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब एनर्जी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एनर्जी कौन कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता आई कहां से? उसमें कार्य करने की हिम्मत कहां से आई? जैसे अभी किसी बच्चे को कहा जाए कि उस दूसरे बच्चे को एक झापड़ मार दो, वो मारेगा? नहीं मारेगा, सोचेगा छोटे हैं वो मारेंगे, वो पिट देगा हमको वापस, तो यानी कि वो नहीं मारेगा। अभी उसको लगेगा कि आप खड़े हो बीच में, कहा तो मारो, हम देख लेंगे, तो वो उसको मार देगा। यानी कि उस बच्चे में उस दूसरे बच्चे को मारने की शक्ति कहां से है? क्योंकि हमने पीछे खड़ा है, मारो तो हम देख रहे हैं। तो उसी तरह से हर ऑब्जेक्ट में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो किसी न किसी वजह से होती है, किसी न किसी वजह से होती है। हम कहें कि हम ये बंगला खरीद लेंगे, तो हमारे अंदर ये बंगला कहां से लगा? हमारे पास पैसा रखा हुआ पीछे, तो हम ये बंगला खरीद सकते हैं। आपको आज चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, तो आप ये मूवी देखने चलते हो, कब बोल रहे हो? जब आपके पास पैसा है, या कोई है जो आपको पैसा दे रहा है मूवी देखने का। पैसा ना आपके पास है ना कोई आपको दे रहा है, तब तो आप नहीं कहोगे मूवी देखने जा रहे हैं। यानी कि कोई भी आप कुछ भी काम करता है, एनीथिंग, हमें खाना बनाना आता होगा तभी तो मैं कहूंगा आपसे कि आप लोग मेरे घर आओ और मैं आपको खाना बना के खिलाता हूं। यदि मुझे खाना बनाने आता ही नहीं होगा तो मैं बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो आपको जो हम डिनर पे बुला रहे हैं खाना बनाने के लिए, ये क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि मुझे खाना बनाने आता है, मुझे खाना बनाने की क्षमता है। उसी तरीके से हर वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसी न किसी वजह से होती है। अब किसी वस्तु में यदि कार्य करने की क्षमता उसके मोशन के कारण है, उसके गति के कारण है, उसके गतिशील होने के कारण है, तो कहा जाएगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे एग्जाम्पल इसका ये हुआ कि हमने पत्थर लिया और पत्थर को ले गए और किसी के गाल पे ऐसे छुआ दिया इसे। तो यदि कोई पत्थर लिया हमने और किसी गाल पे ऐसे धीरे से टच कर दिया तो उसको चोट लगेगी क्या? चोट लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पत्थर को आप प्यार से पुचकार के ऐसे छुला रहे हो तो उसको कोई चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में कोई एनर्जी ही नहीं है, इतनी धीमे 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 ले गया। लेकिन वही पत्थर आप दूर से रहे और चला के मारे पट्ट से, आदमी के सर में चोट लगेगी, ऐसा भी हो सकता है उसका सर फूट जाए। क्यों? क्योंकि पत्थर के पास एनर्जी थी। आप जब उसी पत्थर को धीरे से ले जाके किसी के सर पे ऐसे प्यार से छूने देते हैं तो उसको कुछ नहीं होता है, और जब उसी पत्थर को थोड़ी दूर से चला के मारते हैं खटाक से
और उसके जाकर सर पे लगता है और टनटना जाता है और हो सकता है सर फट भी जाए। तो यानी कि पत्थर तो सेम है, जब आप उसको धीरे से छुआते हैं तो कुछ नहीं होता है, जब दूर से तेज मारते हैं तब जाके किसी के सर में चोट लगती है, सर फटता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यानी कि उस पत्थर में जो एनर्जी आई अभी, वो कहां से आई? वो उसके मोशन के कारण आई। जब वो प्यार से जा रहा था, जब वो धीरे से छुआ जाके किसी को तो कुछ नहीं हुआ, और जब वो तेज जाके लगा तो क्या हुआ? सर फूट गया, चोट लग गई। उसी तरीके से यदि आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक बॉल आई और आपने बॉल को ऐसे धीरे से छू दिया, धीरे से छू दिया, बॉल क्या हो गई? बॉल वहीं रुक गई। क्यों? क्योंकि आपने बैट से उसको बिल्कुल धीरे से वहीं पे छूटे से रोक दिया। और यदि वही बॉल आ रही और बैट आया और घुमा के मार दिया तो घुमा के मारा तो बॉल बहुत दूर जाएगी। यानी कि पहले केस में भी बैट से आपने बॉल को टच किया था, दूसरे केस में भी आपने बैट से बॉल को टच किया है, लेकिन दूसरे केस में आपने जोरदार मारा बॉल को, यानी कि बॉल में बैट के मोशन के कारण एनर्जी आ गई और बॉल चली गई बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु में जो एनर्जी है वो उसके मोशन के कारण है, देन द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन। अब एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन क्या हुआ ये समझते हैं। मान लीजिए कि हमको पेड़ पे किसी ने दोनों हाथ पकड़ के मैंने लटका दिया हुआ, बांध दिया पेड़ के ऊपर, क्या होगा? उस समय मेरे पास एनर्जी है। क्यों एनर्जी है हमारे पास? जैसे ही पेड़ से छूटेंगे पटाख से आके जमीन पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है, खूब तेज मैं नीचे आऊंगा, बहुत तेज नीचे आऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। और एनर्जी क्यों है? क्योंकि हम पेड़ पे लटके हुए हैं। उल्टा जब हम पेड़ पे लटके हुए तो हमारे पास उस लटकने के कारण एनर्जी है, अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए हमारे पास एनर्जी है। दूसरा एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा हुआ। आप एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग लिया, उसको ऐसे किया, ऐसे छोड़ दिया, स्प्रिंग क्या होगा? ढुलने से नीचे गिर जाएगा। आपने एक स्प्रिंग लिया, उसको ऐसे पकड़ा हुआ, छोड़ दिया, वो ढुलने से नीचे गिर जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। और उसी को स्प्रिंग को आपने खींचा हुआ खूब तेज से और तब छोड़ा, वो दूर जाके गिरेगा। पहली बार में जब स्प्रिंग धीरे से आपने ऐसे पकड़ा था, उसको छोड़ दिया, वो चुपके से नीचे जाके गिर गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय स्प्रिंग के पास एनर्जी कम थी। जब उसी स्प्रिंग को आपने कस के ऐसे पूरा ताना हुआ है, पूरा खींचा हुआ आपने, और उस केस में आप स्प्रिंग छोड़ते हैं तो स्प्रिंग दूर जाके गिरती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के पास एनर्जी ज्यादा थी। वो एनर्जी कहां से आई? उस स्प्रिंग के अंदर, वो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आई उसके पोजीशन के कारण। कौन से पोजीशन के कारण? क्योंकि पहले जो स्प्रिंग था वो अपने नेचुरल पोजीशन में था ऐसे, और दूसरी बार में आपने क्या किया? उसको खींच दिया, ऐसे खींचा हुआ। तो इसको आपने क्या किया? स्प्रिंग को ऐसे खींचा हुआ, ऐसे खींचा हुआ, तो ये ऐसे पूरा उसमें टेंशन लग गई, ये अपने आप को खींच रहा है। तो इसके कारण, इसके चेंज में पोजीशन चेंज के कारण इसमें जो एनर्जी है वो हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल और लेते हैं। बचपन में आपने खेला होगा खेल, हम लोग एक रबड़ लेते हैं, वही रबड़ बाल में जो बांधते हैं या कोई चीज पैक करते हैं तो जो बांधते वाला रबड़, तो वो रबड़ आपने लिया है यदि, तो ये रबड़ है आपके पास। ऐसा रबड़ लेते थे हम लोग और इसको उंगली में फंसा के ऐसे करते थे, और इसमें हम लोग फंसा लेते थे कागज ऐसे, और ऐसे मारते थे किसी को, ऐसे तो करते थे, ऐसे मारते थे। अब जब आपने रबड़ ऐसे पकड़ा देखिएगा और इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, अब ऐसे छोड़ेंगे, ये कागज ढुल से यहीं गिर गया, यहीं गिर गया, यानी कि इसके पास एनर्जी नहीं थी, तुरंत गिर गया छप से। और जब इसी को आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा हुआ रबड़ को,
अपने रबड़ को ऐसे खींचा हुआ है पूरा, और उसके बाद आप इसको कर रहे हैं, कागज जाके दूर, तो कागज जाके कहां गिरता है, दूर गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कागज के पास जो एनर्जी है, ध्यान से देखिएगा, इस रबड़ में इस कागज को करके मैं ऐसे खींचा हुआ है, जब हम इसको ऐसे यही पकड़े रहते हैं नॉर्मल पोजीशन में और छोड़ते हैं तो यही गिर जाता है। लेकिन जब आपने इस रबड़ को ऐसे खींचा हुआ, जैसे धनुष बाण रामायण में रामचंद्र जी फेंकते हैं ऐसे, तब इसके पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि ये रबड़ खींचा हुआ, टेंशन है इसमें, और इसको जब आप ऐसे खोलते हैं तो कागज दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस रबर में या उस कागज में उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन के कारण एनर्जी है। और अगेन किस चीज का एग्जांपल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके किसी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण, मतलब उसकी जो नॉर्मल परिस्थितियां हैं उसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो उसके कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एक छोटा सा एक्सप्रेशन हुआ, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए कंप्लीट वीडियो ऑफ एनर्जी।